वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और आज का दिन ख़त्म हुआ और क्या ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की है पाकिस्तान के बैट्समैनों ने। 33 पे 4 आउट और उसके बाद जो फवाद आलम ने 100 की है और उसके साथ जो अजहर अली ने भी 50 रन की है। इन दोनों की जो आई थिंक 94 रन की जो पार्टनरशिप हुई, उन्होंने आई थिंक साउथ अफ्रीका की जो है वो कमर तोड़ दी। उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट की, इसमें कोई शक नहीं है कि साउथ अफ्रीकन के बॉलर्स ने, चाहे वो स्पिनर्स थे चाहे वो फास्ट बॉलर्स थे, उन्होंने नया बॉल, उन्होंने रिवर्स स्विंग, उन्होंने हर हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। लेकिन जो फवाद आलम डटा रहा और जिस तरीके से उसने 100 किया, एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये वही फवाद आलम है जब डेब्यू उसने किया था और 168 रन किए थे अगेंस्ट श्रीलंका। उसके बाद 3 से 4 इनिंग्स के बाद वो जो सिलेक्टर्स थे उस दौर के, उन्होंने इसको बाहर कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इसके 10 साल इन्होंने ज़ाया किए। उस 10 साल के दौरान जितने भी चीफ सिलेक्टर्स आए, जितने भी कप्तान आए, जितने भी कोच आए, ये सब मिलकर टीम बनाया करते थे और इनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता था जो कहता था कि फवाद आलम को सिलेक्ट किया जाए। सिर्फ एक ही बात करते थे कि इसका खड़े होने का स्टाइल ठीक नहीं है, इसका स्टांस ठीक नहीं है। भाई, हमने स्टांस को अचार डालना था। उसके रन्स तो देखो, वो रन्स कितने करता था। दुनिया में ये कहीं ऐसा नहीं होता कि वो खड़ा कैसे होता है, वो बॉलिंग कैसे करता है, वो क्या करता है। लोग सिर्फ रन्स देखते हैं कि रन्स कितने होने चाहिए। और आजकल के दौर में भी वो लोग कहीं ना कहीं इस क्रिकेट के सर्किल में काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल में अभी भी उनको शायद उसका आज जो 100 उसने किया है और जो न्यूजीलैंड में जो 100 किया था उसको देख के अभी भी उनको शर्म नहीं आई होगी, क्योंकि उन्हीं ने उसको बाहर किया था। और सब यही कहते थे हमारे पाइपलाइन में है, हमारे उसमें है, हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं उसके बारे में, आगे बड़ी क्रिकेट है, उसको खिलाएंगे, चांसेस देंगे। बस उसको उसके साथ सिर्फ नाइंसाफ़ी करनी थी कि फवाद आलम को सिलेक्ट नहीं करना था। लेकिन फवाद आलम को अल्लाह ने फिर दोबारा मौका दिया, उसने एफर्ट की, उसने मेहनत की, वो दिल नहीं हारा कि मैं खेलता रहूँगा जब तक मेरे में हिम्मत है। और आज उसने जिस तरीके से 100 किया है, इस पोजीशन पे पाकिस्तान टीम को लेके आ गया है कि पाकिस्तान टीम अब स्टेबल हालत में है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छी पोजीशन पे है, क्योंकि 33 पे 4 आउट होने के बाद अगर ये दोनों जल्दी आउट हो जाते, अजहर अली और फवाद, तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाती। फिर उसके बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी रिजवान के साथ, फिर 100 रन की पार्टनरशिप जो फ़हीम अशरफ के साथ लगी, वो बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी। अब पाकिस्तान ने करना क्या है? पाकिस्तान ने ये करना है कि पाकिस्तान की 88 रन्स की लीड है। 88 रन्स की लीड इतनी ज़्यादा नहीं है इस पिच के हिसाब से अभी भी। हसन अली की गुड लग रही, वो आउट हो गए थे लेकिन 9 बॉल हो गई, उसमें एबिलिटी है छक्के मारने की। सुबह आए, आराम से खेलें, नुमान उनके साथ बैटिंग कर रहे हैं, नुमान अली, फिर उसके बाद यासिर शाह हैं। इन तीनों को बैटिंग करनी थोड़ी बहुत आती है और इस पिच के ऊपर ये बैटिंग कर सकते हैं। अगर ये 150 रन पे ले जाते हैं तो फिर साउथ अफ्रीका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये टेस्ट मैच बचाना। और अगर ये लोग 100 रन के अंदर आउट हो जाते हैं तो फिर साउथ अफ्रीका के पास, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत एडवांटेज हो जाएगा मैच जीतने का, लेकिन 100 रन की लीड जो है इस पिच के हिसाब से थोड़ी सी कम भी मुझे लगती है। वो कम भी लगती है कहीं ना कहीं और ज़्यादा भी लगती है। कम इस वजह से लगती है कि अगर आपने इस पिच के ऊपर सिर्फ आपने विद इन स्टंप बॉलिंग करनी है, चाहे फास्ट बॉलर्स हैं चाहे स्पिनर्स हैं, आप विद इन स्टंप बॉलिंग करेंगे तो आपको विकेट्स भी मिलेंगी और रन्स भी नहीं बनेंगे। और अगर आप विद इन स्टंप बॉलिंग नहीं करेंगे और अगर आप 150 रन की लीड ले भी जाएंगे तो फिर भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब जितना टाइम गुजरता चला जाएगा, स्पिनर्स को फ़ायदा होता चला जाएगा। नुमान अली हो गया, यासिर शाह हो गया, अब इनके ऊपर कल का मैच है कि कल ये किस तरीके से बॉलिंग करते हैं। नए बॉल के साथ शाहीन शाह हमेशा अच्छी बॉल करते हैं, हमें तवक्कुआत होती हैं, उससे उम्मीद होती है कि नए बॉल से वो 1 से 2 विकेट्स दिला सकता है। हसन अली पहली इनिंग में वैसा नज़र नहीं आया, जैसे वो फर्स्ट क्लास में बॉलिंग कर रहा था उस रिदम में नज़र नहीं आया। अब देखते हैं कि सेकेंड इनिंग में कैसी वो परफॉर्मेंस देता है। लेकिन आज का जो दिन था
वो फवाद आलम के नाम रहा। जिस तरीके से उसने बैटिंग की, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, अनइवन बॉल हो रहा था, उसको लगी भी बॉलें, नीचे भी बॉल रह रहा था, स्पिनर्स को भी बड़ा अच्छा खेला, पैचेस को भी बड़ा अच्छे तरीके से उसने यूटिलाइज़ किया, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स उनके बॉलिंग कर रहे थे। आउटस्टैंडिंग उसकी परफॉर्मेंस है। कराची के नेशनल स्टेडियम में फर्स्ट क्लास क्रिकेट के जितने मैचेस भी खेला हुआ है, तो उसको बड़ा एक्सपीरियंस था। ये मैच हमने क्यों बचाया? ये मैच इसी वजह से बचा है अभी फ़िलहाल। हम सोच रहे हैं कि बचा है, आगे पता नहीं है क्या होता है, क्योंकि फवाद आलम के पास डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत एक्सपीरियंस था और अज़हर अली ने जो 50 रन किए उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट का और डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपीरियंस था, इसीलिए ही बचा। अगर इनएक्सपीरियंस प्लेयर होता फवाद आलम की जगह तो हमारी जो पोजीशन है पाकिस्तान टीम की वो बहुत डिफरेंट होती। इसीलिए हम कहते हैं खुदा के लिए जो परफॉर्मर है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का उसको लेके आएँ, उसके पास एक्सपीरियंस होता है, वो मैनेज करता है, वो फिर मुश्किल कंडीशन जब होती है उसमें खेल के आपको दिखाता है, जिस तरीके से फवाद आलम ने आपको खेल के दिखाया है। तो प्लीज़ अगर आप परफॉर्मर लाएंगे डोमेस्टिक क्रिकेट के तो आपकी टीम की जो रैंकिंग है वो ऊपर भी जाएगी, आपकी जीतने का जो रेशो है वो भी बढ़ जाएगा। वरना चाचे मामे ताए बच्चे या किसी की फिटनेस है या नहीं है, एक T20 पे किसी को लेके आ जाते हैं, 2 PSL के मैच खेल के किसी को लेके आ जाते हैं, एक फर्स्ट क्लास खेला हुआ मैच किसी को लेके आ जाते हैं। तो जब ऐसे चलता रहेगा तो आपकी क्रिकेट कभी भी ऊपर नहीं जाएगी, आपकी क्रिकेट हमेशा नीचे से नीचे होती रहेगी। अब मेरा सवाल ये है कि इन 10 साल के अंदर जिन जिन लोगों ने फवाद आलम के साथ नाइंसाफ़ी की है, ज़रा मीडिया उनसे पूछे तो सही, क्या वो आपसे बात करके बताएंगे कि हमने क्यों इनको सेलेक्ट नहीं किया था? मुझे लगता है 100% एक बंदा भी ना फ़ोन कॉल पे आएगा, ना एक बंदा भी बात करेगा। और जो जिनके YouTube चैनल्स हैं वो किस बेस पे फवाद आलम की तारीफ़ करेंगे। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।